हाय, दिस इज रीशु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज फॉर सीटैट पेपर 2 एंड आज है हमारा डे 41। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे जुड़े हो तो आपको बता दूं, हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे सीटैट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं एंड ये जो पूरी प्रिपरेशन है हमारी टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। सीटेट में जितना भी सिलेबस आता है आपका साइंस का, वो सारा हम यहाँ कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम टॉपिक जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, ऊष्म एंड ताप। तो ये वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज। तो जैसे ही हमारी थ्योरी होगी उसके बाद हम एंड में कंटेंट कंप्लीट करने के बाद एंड में इसके पीवाईक्यूज डिस्कस कर लेंगे, जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं। तो आपको एक बार मैं दिखा देती हूँ क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, रीशु साइंस अकेडमी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं एक बार सारी स्लाइड्स दिखा देती हूँ। जो पीवाईक्यूज हैं वो एंड में हम करेंगे, वो भी एक बार दिखा देती हूँ। ठीक है, चलिए हीट डिस्कस करेंगे। हीट एंड टेम्परेचर के बीच में क्या डिफरेंस है, लेटेंट हीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेटेंट हीट है क्या एक्चुअली। एंड उसके अलावा थर्मोमीटर। थर्मोमीटर भी 3 टाइप के होते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर और मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। तो ये तीनों ही थर्मोमीटर हम डिस्कस करेंगे। प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर कैसे कैसे होती है, कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं, 3 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हीट ट्रांसफर होती है इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, कन्वेक्शन का ही टॉपिक है, कन्वेक्शन का ही पार्ट है। उसके अलावा थर्मस फ्लास्क, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2023 में। एंड कन्वर्जन्स देखेंगे। ठीक है, कन्वर्जन्स के फॉर्मूले आप याद कर लेना, सेल्सियस टू सेल्सियस टू केल्विन, फारेनहाइट टू केल्विन एंड फारेनहाइट टू सेल्सियस, सेल्सियस टू फारेनहाइट। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। इन फॉर्मूलाज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन लिए, 3 न्यूमेरिकल लिए हैं मैंने, वो डिस्कस कर लेंगे कैसे कैसे करने हैं आपको, वो मैं बताऊंगी। एंड उसके अलावा ये कुछ पीवाईक्यूज है जो पर्टिकुलर इसी टॉपिक के हैं। ठीक है, और ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, मैंने ये लिए हैं और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरह से करनी है एंड क्या क्या टॉप पेपर में पूछा जाता है, किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। एंड चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। चलिए ठीक है, एंड में कर लेंगे क्वेश्चन आंसर डिस्कस, बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे हीट से। ठीक है, हीट है क्या एक्चुअली पूरा चैप्टर ही हीट और टेम्परेचर पे बेस्ड है, तो ये देख लेते हैं कैसे। एंड एक और बात कहने वाली थी, चलिए स्टार्ट करते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे। चलिए, हीट क्या है, हीट क्या है एक्चुअली, कोई भी हीट एक्चुअली है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किचन में खाना बनाते हो, ठीक है, आप या आपकी मदर बनाती है। ठीक है, खाना बनता है किचन में, तो खाना जो बन रहा है वो हीट एनर्जी की वजह से, जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर से क्या है, वो केमिकल निकलता है और उसकी वजह से जो हीट एनर्जी प्रोवाइड होती है और उस हीट एनर्जी से ही हमारा खाना कुक होता है। ठीक है, खाना बनता है। तो हीट क्या है एक्चुअली, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। Okay, heat is a form of energy which transfer from hotter to cooler objects. Which transferred from hotter to cooler objects. एक मिनट, एक फिर चेक कर लूं क्लास रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक मिनट, यस इट इज ओके। तो हीट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम होटर टू कूलर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कोई भी मेरा पेन 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 वर्ड, जस्ट वेट बच्चे, आज मेरा पेन भी नहीं चल रहा है और अच्छा ठीक है, यस नाउ इट्स वर्किंग। चलिए, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज है, मान लीजिए आपके पास स्पून ही है या कोई बर्तन है, ठीक है, जैसे ही आप उसको गैस पे रखोगे, फ्लेम पे रखोगे उस बर्तन को, तो क्या होगा, ये बर्तन जो है हीट अप हो जाएगा। ठीक है, पहले ठंडा होगा, जब आप उसको गैस पे रखोगे तो हीट अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ये जो गर्म हुआ ये किसकी वजह से हुआ, इस हीट एनर्जी की वजह से, इसने इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की और ये जो बर्तन है, ये जो पैन है, ये गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हीट एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड ऐसा यूनिट ऑफ हीट जो है दैट इज जूल। अनदर कॉमनली यूज्ड यूनिट इज कैलोरी, और 1 कैलोरी की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 4.18 जूल। ओके,
अब हीट एनर्जी, अब फॉर एग्जांपल ये कोई सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी चीज है, मान लीजिए आइस ही है इसके अंदर, इस बर्तन में, इस बीकर में मैंने आइस ली हुई है, ठीक है, तो क्या होगा, हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, धीरे धीरे ये आइस क्या होगी, मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। आइस क्या करेगी, मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो हीट होता क्या है एक्चुअली, जो एटम्स हैं ये आपस में एक दूसरे से बाइंड है, ठीक है, टाइटली बाउंड है एक दूसरे से। तो जैसे ही हीट एनर्जी मिलेगी तो इनका जो बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, एंड ये जो सॉलिड आइस है इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करते हैं ना, तो क्या होता है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हीट का ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। हीट जैसे जैसे हम हीट प्रोवाइड करते जाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी, और उनका जो बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हीट के बारे में। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, हीट तो क्या है एक्चुअली, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई चीज कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, ये किसी चूजन स्केल पे जब हम मेजर करेंगे उसको कहेंगे टेम्परेचर, ठीक है। किसी स्केल के थ्रू जब हम किसी चीज को चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस कितना गर्म है या कितना ठंडा है, तो उसी को कहेंगे टेम्परेचर। जब हम हॉटनेस और कोल्डनेस को एक चूजन स्केल पे मेजर करेंगे तो उसको हम कहेंगे दिस इज टेम्परेचर। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। थर्मोमीटर आर इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू एक्सेस द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ सिस्टम। किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें अगर टेम्परेचर मेजर करना है तो हम थर्मोमीटर की हेल्प से मेजर करते हैं उसको। ऐसा यूनिट क्या है टेम्परेचर के, केल्विन, एंड सम अदर यूनिट्स आर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ओके, तो ये आजकल नाउअडेज डिजिटल थर्मोमीटर है जो आज के टाइम में हम यूज करते हैं मैक्सिमम। ओके, चलिए, तो हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आई होप हीट और टेम्परेचर का डाउट आपको क्लियर हुआ होगा। हीट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड टेम्परेचर क्या है, मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है कितना ठंडा है, किसी चूजन स्केल पे जब उसको मेजर करेंगे उसको कहेंगे टेम्परेचर। ओके, सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो हीट के जो यूनिट है दैट इज जूल एंड कैलोरी, जो टेम्परेचर की यूनिट है सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। थर्ड पॉइंट इज जो हीट है उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव में होगी। टेम्परेचर की जो वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही हो सकती है। उसके अलावा जो हीट है इट गोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, एंड जो टेम्परेचर है इट राइजेज व्हेन हीटेड एंड फॉल व्हेन कूल्ड। जब कोई ऑब्जेक्ट गर्म होगा तो वैल्यू इंक्रीज करेगी, जब वो ऑब्जेक्ट ठंडा हो जाएगा तो वैल्यू जो है कम फॉल डाउन हो जाएगी, ठीक है। जो डिवाइस है जिससे हम हीट को मेजर करते हैं दैट इज कैलोरीमीटर, एंड टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं, थर्मोमीटर से। तो हीट मेजर करते हैं कैलोरीमीटर से एंड टेम्परेचर मेजर करते हैं थर्मोमीटर से। ओके, इतना क्लियर हो गया हीट एंड टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट इज लेटेंट हीट। अब अनदर कॉन्सेप्ट है ये कि लेटेंट हीट होती क्या है एक्चुअली। तो लेटेंट हीट एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक बीकर लिया हुआ है हमने, इस बीकर में हमने आइस क्यूब्स रखी हुई हैं काफी सारी, ये सारी आइस क्यूब्स रखी हुई हैं, ठीक है। अब इसको हमने हीट प्रोवाइड करेंगे, इसके नीचे एक बर्नर लगा दिया और यहाँ पे थर्मोमीटर हमने लगा दिया, थर्मोमीटर हैंग कर दिया, ठीक है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैंग कर दिया यहाँ पे। अब इसको हीट करेंगे हम। अब यहाँ पे साइड में हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है एक्सिस और वाई एक्सिस का, जहाँ पे इस साइड टाइम लिखेंगे, टाइम, एंड इस साइड हम टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर, ठीक है, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस। तो टाइम और टेम्परेचर के बीच का हमने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब ये देखिए यहाँ पे ग्राफ में यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस लिख लेना, ये है नहीं मेंशन यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या किया, आइस को जैसे ही हम बर्नर हमने रखा, आइस क्या होगी, मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। आइस क्या करेगी, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही मेल्ट होना स्टार्ट होगी इसका जो टेम्परेचर है -10 से 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है आपकी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। आइस मेल्ट हो रही है, मेल्ट हो रही है, मेल्ट हो रही है। यहाँ पे देखिए टाइम, अब 0 से 2 पे गया ग्राफ, 2 से 4 पे, मतलब 4 मिनट्स में आइस जो है हमारी मेल्ट होगी, ठीक है। आइस हमारी मेल्ट होगी। आइस जैसे ही मेल्ट होती जाएगी ना,
वैसे ही टेम्परेचर देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा। जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ही नहीं, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, आइस तो मेल्ट हो रही है बट इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा, टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा। ऐसा क्यों? अब ये जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये हीट जा कहाँ रही है ना? तो इसी हीट को हम कह रहे हैं लेटेंट हीट। ये कहाँ जा रही है? ये इस आइस के बीच का जो बॉन्ड है उनको ब्रेक करने में लग रही है। ठीक है, ये जो आइस है, आइस का जो बॉन्ड है ना, जो आइस पार्टिकल्स है, एक्चुअली जो वाटर पार्टिकल्स हैं, वाटर का फॉर्मूला इस तरह से ऑक्सीजन होती है और यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम्स लगे होते हैं। यहाँ ये ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन, यही फॉर्मूला था ना H2O। तो क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना आपस में हेक्सागोनल शेप में कनेक्टेड होते हैं, आपस में हेक्सागोनल शेप में इस तरह से कनेक्टेड होते हैं सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आइस में। ठीक है, जैसे ही हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये जो हेक्सागोनल बॉन्ड है, इनके बीच में जो हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, ये क्या करेगा, ये हीट क्या करेगी, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगी। ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर दी है, ये ऑक्सीजन और यहाँ पे यहाँ ऑक्सीजन होगी एक और ये 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। हीट जो जा रही है, ये जो हीट है ये इन दोनों के बॉन्ड को ब्रेक कर रही है। तो कहाँ कंज्यूम हुई, कहाँ गई ये हमारी हीट? हमने देखा कि जैसे ही हमने आइस को मेल्ट करना शुरू किया, टेम्परेचर जो है -10 से 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। एंड वेट, अच्छा आजकल ये भी, एक मिनट, ओके तो ये हीट जो हमारी जा रही है, ये सारी हीट कहाँ गई, कहाँ यूज हुई, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में लग गई। ठीक है, दैट्स वाई जो टेम्परेचर है आइस का, जो इस बीकर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं करेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। एट 0 डिग्री सेल्सियस पर हम देखेंगे कि सारी जो मेल्ट आइस है ना, वो सारी आइस मेल्ट हो जाएगी एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये जो हीट, ये जो आइस हमारी मेल्ट हुई है एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कह रहे हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जहां पे जो आइस है हमारी पूरी मेल्ट होगी एट 0 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। क्या हो रहा है, आइस हमारी मेल्ट होगी, दैट इज, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब ये सारी जब आइस है मेल्ट हो जाएगी, ठीक है, आइस मेल्ट होगी, जो सॉलिड है इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। जो सॉलिड थी, आइस सॉलिड फॉर्म में थी ना, तो ये अब क्या हुआ, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब हम देखेंगे कि लिक्विड का जो टेम्परेचर है ना, अब पानी उबलना, बॉयल करना शुरू हो जाएगा, मतलब हीटअप होना शुरू हो जाएगा, पानी गर्म होना शुरू हो गया। जैसे जैसे पानी गर्म होता जा रहा है, इसका जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज करता जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है एंड इट रीचेज एट 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस हमें पता है वाटर जो है बॉयल होना शुरू हो जाता है। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वाटर का, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, और जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है अब बॉयल होना शुरू हो गया। ठीक है, पानी उबलना शुरू हो गया, तो अब टेम्परेचर हम देखेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस। अब पानी बॉयल होता जा रहा है और जो पानी है ना, ये वेपर्स में कन्वर्ट होता जा रहा है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता जा रहा है। जैसे जैसे पानी हीटअप बॉयल होता जा रहा है और वेपर्स में कन्वर्ट होता जा रहा है, अब पानी तो वेपर्स में कन्वर्ट होता जा रहा है, बट हम यहाँ देखेंगे कि टेम्परेचर ना, ये जो बॉइलिंग वाटर हो रहा है, जो पानी है वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, ये एट 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हो रहा है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पानी जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो C2D क्या दिखा रहा है, C2D पॉइंट आपको दिखा रहा है कि पानी का जो, पानी तो बॉयल हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर अब कांस्टेंट है, बट जो वाटर है ये वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसी, ये जो C2D पॉइंट है जहां पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, इसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। ओके, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या है, यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो वाटर है, जो आइस है मेल्ट हो रही है एट 0 डिग्री सेल्सियस, पूरी आइस मेल्ट हो गई। ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उसके बाद जैसे ही आइस
पूरी मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब लिक्विड हीटअप होना शुरू हो गया। अब लिक्विड क्या है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करना शुरू हो जाएगा। जैसे ही बॉईल करना शुरू हो जाएगा फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, वाटर जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। ओके तो लेटेंट हीट क्या है, कैसे डिफाइन करोगे आप लेटेंट हीट को? द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग अ फेज चेंज एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, आइस ने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया एंड वाटर से जब वाटर जो है जब वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो उसने क्या किया, एनर्जी को रिलीज किया। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो गई, वेपर्स फॉर्म में चला गया, जो लिक्विड फॉर्म है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो उसने क्या किया, एनर्जी को रिलीज किया। और ये जो एब्जॉर्ब और रिलीज हो रहा है ये कहाँ कैसे हो रहा है? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हो रहा है। जब ये फेज चेंज हो रहे हैं, फेज चेंज कैसे हो रहा था, सॉलिड से, जब आइस थी, आइस सॉलिड फॉर्म में थी ना, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म बन गया, आइस से वाटर बना, फेज चेंज हुई ना, आइस से वाटर बन गया। अब लिक्विड, जब पानी था, पानी 100 डिग्री पे बॉयल हुआ और फिर ये कन्वर्ट हो गया गैसेस फॉर्म में, तो फेज चेंज हुई ना, लिक्विड से गैस फॉर्म में आ गया, लिक्विड से गैस फॉर्म में आ गया। और ये जो फेज चेंज हो रहा है दिस इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सो दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग अ फेज चेंज एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। टू टाइप्स की लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जहां पे हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ अ सब्सटेंस। एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ अ लिक्विड। हीट एब्जॉर्ब नहीं, हीट रिलीज होगी यहाँ पे, हीट रिलीज ड्यूरिंग द हीट रिलीज ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ अ लिक्विड। अच्छा, यहाँ भी हीट एब्जॉर्ब ही हो रही है। जब लिक्विड से दोबारा से हम आइस बनाएंगे ना, लिक्विड से आइस बनाएंगे, लिक्विड से आइस जब बनेगी, जब वाटर को हम फ्रीज करेंगे तब क्या होगा, सेम अमाउंट, जब अमाउंट ऑफ हीट है तब अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब ही हो रही है। ठीक है, क्योंकि हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, रिलीज थोड़ी कर रहा है। सो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ अ लिक्विड, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो लेटेंट हीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अफेक्ट्स ऑफ हीट। हीट के क्या क्या अफेक्ट्स होते हैं, तो हीट क्या क्या अफेक्ट आते हैं हीट के। फर्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। कोई चीज ठंडी है, कोल्ड से हॉट हो जा रही है। ठीक है, जैसे हम हीट प्रोवाइड करेंगे, कोई ठंडी चीज है, हीट प्रोवाइड करेंगे तो गर्म हो जाएगी। अगर हम हीट रिमूव कर देंगे हॉट सब्सटेंस से तो ये हॉट सब्सटेंस कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर, क्या क्या इफेक्ट है हीट के, टेम्परेचर चेंज करता है ये। उसके अलावा चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर मतलब कोई सॉलिड सब्सटेंस है, फॉर एग्जाम्पल आइस है, आइस इज इन सॉलिड स्टेट, तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जा रही है जैसे हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, और लिक्विड जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे। तो इट चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर। उसके अलावा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, हीट, ज्यादा हीट क्या करेगी, चीज को एक्सपैंड कर देती है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे ट्रैक का एग्जाम्पल देती हूँ। रेलवे ट्रैक आपने देखा होगा, जब ज्यादा गर्मी हो जाती है तो रेलवे ट्रैक जो है वो एक्सपैंड कर जाते हैं, उनके बीच का जो गैप है वो बढ़ जाता है, और जैसे ही विंटर्स आएंगी ये जो गैप है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है इसमें। एक और चीज, जो सॉलिड सब्सटेंस है ना वो कम कॉन्ट्रैक्ट होता है, कम एक्सपैंड होता है एज कंपेयर टू गैसियस सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि जो गैसियस सब्सटेंस है उसके जो एटम्स हैं काफी दूर दूर होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं ये सब्सटेंसेस, तो ये क्या कहते हैं, इजिली एक्सपैंड हो जाते हैं। और सॉलिड सब्सटेंस है उसके जो एटम्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं, तो ये ज्यादा जल्दी एक्सपैंड नहीं हो पाते। ठीक है, और गैसियस सब्सटेंस जो है ज्यादा जल्दी एक्सपैंड हो जाता है, तो गैसियस जल्दी एक्सपैंड होते हैं, उससे कम लिक्विड, वो सबसे कम सॉलिड्स। ठीक है, तो एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन आपको समझ आ गया होगा। जैसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो एक्सपेंशन होगी, और हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे, हीट का सोर्स रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। गैसियस सब्सटेंस में ज्यादा एक्सपेंशन होती है एज कंपेयर टू सॉलिड सब्सटेंस। केमिकल चेंजेस, अफेक्ट ऑफ हीट, क्या फोर्थ इफेक्ट है हीट का, केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस आते हैं, फॉर एग्जांपल आप गैस पे वेजिटेबल कुक कर रहे हो, ठीक है, तो पहले वेजिटेबल जो थी जैसे आपने उसको कुक किया उसका केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसको हम हीट ने क्या किया, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज कर दिया। ठीक है, सो हाउ इट अफेक्ट्स केमिकल चेंज। एंड फिफ्थ वन इज कंबशन। कंबशन में सपोर्ट करता है हीट, ऑफ कोर्स हीट एनर्जी जो है इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर कंबशन, फॉर बर्निंग। Okay, so heat provide the energy for combustion, which is rapid chemical process that produces heat and light. Okay,
तो ये इस तरह से होता है, एटम है इसके अंदर, ये कोई मॉलिक्यूल है, इसके अंदर इस तरह से जो एटम्स हैं, जैसे हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और जैसे ही ऐसे होता है ना, हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है ना। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, और ये मॉलिक्यूल, ये जो एटम है जोर जोर से ऐसे इस तरह से शेक करना शुरू हो जाए, क्योंकि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है काफी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया इफेक्ट्स ऑफ हीट, कुछ इफेक्ट्स हैं हीट के। नेक्स्ट हम करेंगे थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या करता है, थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करता है, टेम्परेचर मेजर करने में हेल्प करता है। 3 टाइप के थर्मोमीटर हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से हम करेंगे। क्लिनिकल थर्मोमीटर, ओके, तो थर्मोमीटर क्या करते हैं, थर्मोमीटर क्या है, टेम्परेचर मेजर करने में हेल्प करते हैं। और एक मिनट चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं, क्योंकि कई बार वही रिकॉर्ड करती रहती हूँ, रिकॉर्ड होता नहीं है, इट इज ओके। तो थर्मोमीटर, 3 टाइप के थर्मोमीटर हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से। क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हम घर में यूज करते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं या डॉक्टर्स यूज करते हैं, वो कौन सा थर्मोमीटर यूज करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो हम लैब में, जैसे अभी हमने देखा एक एक्टिविटी देखी जिसमें आइस को हम बॉयल कर रहे थे, ठीक है, जिसमें लेटेंट हीट का टॉपिक है, तो वहां इस तरह से लैब्स में जब हम कोई प्रैक्टिकल करेंगे तब हम कौन सा यूज करेंगे थर्मोमीटर, दैट इज लैबोरेटरी थर्मोमीटर। एंड एक थर्ड टाइप का है थर्मोमीटर, दैट इज मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। तो ये जो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर है, ये वेदर रिपोर्ट मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसमें लिखा होता है ना मैक्सिमम, आज का मैक्सिमम टेम्परेचर इतना है, मिनिमम टेम्परेचर इतना है, तो वो जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही थर्मोमीटर हम डिस्कस करेंगे अभी आगे स्लाइड्स में, ठीक है। तो 3 तरह के थर्मोमीटर होंगे। एंड एक और चीज बताती हूँ आपको, जो सेल्सियस, जैसे जो हमारे थर्मोमीटर है, अगर सेल्सियस में देखा जाए ना, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, एंड बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। ये सेल्सियस की बात कर रहे हैं। वहीं पे अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो जो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये रीडिंग्स आपको याद रखनी है। मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, एंड in Fahrenheit melting point is 32 डिग्री Fahrenheit and boiling point is 212 डिग्री Fahrenheit। उसके अलावा अगर केल्विन की बात करूं, केल्विन स्केल की, तो केल्विन में ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये होता है 273.15 केल्विन, एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है 373.15 केल्विन, ठीक है। 0 डिग्री इन सेल्सियस, 32 डिग्री इन फ़ारेनहाइट एंड 273.15 केल्विन। उसके अलावा 100 डिग्री बॉइलिंग, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, 212 इन फ़ारेनहाइट एंड 373.15 केल्विन, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट है, तीनों ही डिफरेंट स्केल्स के, ठीक है। ये एक बात हुई। अब ये जो थर्मोमीटर होते हैं इनमें बेसिकली या तो मर्करी फील होगी या तो अल्कोहल फील होगा, ठीक है। एंड चलिए देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर टेम्परेचर आर कॉल्ड थर्मोमीटर्स। व्हेन अ थर्मोमीटर इज इन कॉन्टैक्ट विद द सिस्टम, एनर्जी एक्सचेंज अंटिल द थर्मोमीटर एंड द सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। जब हम थर्मोमीटर को यूज करते हैं, थर्मोमीटर जैसे फॉर एग्जांपल हम थर्मोमीटर को माउथ में रखेंगे, ठीक है, चेक करेंगे ना टेम्परेचर अपने बॉडी का, तो क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगी। जितना हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो उस थर्मोमीटर के थ्रू, जब तक वो टेम्परेचर उतना शो नहीं हो जाता जितना हमारी बॉडी का है, जब वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तब वो आगे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का हमने चेक किया, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 जैसे हमने थर्मोमीटर लगाया उसने भी दिखाया 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए, है ना। It consists of a mass of liquid, usually mercury or alcohol. It expands into glass capillary tube when its temperature rises. जब temperature increase करेगा तो expand करेंगे, and temperature जब contract करे, temperature कम हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, contract करेंगे, ठीक है। mercury और alcohol। चलिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर आपको याद रखना है, इसका जो रेंज है इट इज फ्रॉम -10 to 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। थर्मोमीटर available in the laboratory consists of a long sealed glass tube marked with a scale on outside. Inside the glass tube there is another tube called capillary tube. At the end where there is a bulb made of thick glass. The bulb is filled with a liquid. यहाँ पे एक bulb होता है जहाँ पे liquid present होता है, कौन सा, mercury या फिर alcohol. The most commonly used liquid is mercury.
लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रीडिंग होती है -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। नाउ इफ इट अच्छा, एक और चीज आपको याद रखनी है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में आपने देखा है, जैसे ही आप इस थर्मोमीटर को हमें जब भी लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज करना है, किसी ऑब्जेक्ट की, हमें किसी भी सब्सटेंस की हमें रीडिंग नोट डाउन करनी है कि उसका कितना टेम्परेचर है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से थर्मोमीटर को उस लिक्विड में डिप कर देते हैं, है ना। तो हमें थर्मोमीटर को किस तरह से रखना है, जो फर्स्ट प्रोसेस है ना, दिस इज करेक्ट, इस तरह से सेंटर यहाँ तक रखना है ताकि ये जो थर्मोमीटर है अच्छे से डिप हो जाए, बट ये नीचे बेस पे टच नहीं होना चाहिए, इस तरह से यूज नहीं करेंगे। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ऊपर आपने रख दिया सरफेस पे, ऐसा भी नहीं, और इस तरह से टिल्टेड फॉर्म में भी नहीं रखना है। तो जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज करने का करेक्ट वे है, इट इज लाइक दिस, यहाँ पे सेंटर तक आप रखेंगे एंड टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा, फिर आप यहाँ से टेम्परेचर नोट डाउन कर लोगे। अब जैसे ही आप इस थर्मोमीटर को बाहर निकालोगे ना, रिमूव करोगे इस लिक्विड से, तो आप देखोगे कि इसका जो थर्मोमीटर, ये जो रीडिंग है थर्मोमीटर का लेवल है, ये बिल्कुल सॉरी, ये जो मर्करी का लेवल है ये नीचे गिर जाएगा, है ना। आप एग्जैक्ट रीडिंग नोट डाउन नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक प्रेजेंट नहीं होता है, जो कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में होता है। क्योंकि आपने देखा है, क्लिनिकल थर्मोमीटर जब आप अपने माउथ में रखते हो, तो आप क्या करोगे, माउथ में रखे रखे नहीं देखते, रखे रखे भी देख सकते हो, बट यूजुअली हम क्या करते हैं, माउथ से निकाल के, मतलब खुद तो नहीं देख सकते, डॉक्टर तो देख सकता है हमारे माउथ में रखे रखे, बट हम क्या करते हैं, माउथ से रिमूव कर देते हैं, डॉक्टर चेक करता है या फिर घर पे हम खुद चेक करते हैं अपना टेम्परेचर, है ना। तो वो जो मर्करी का लेवल है वो सडन ड्रॉप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक प्रेजेंट होता है। अब किंक क्या है, आगे थर्मोमीटर में, क्लिनिकल थर्मोमीटर दिखाऊंगी ना, उसमें प्रेजेंट होगा। देखो इस तरह से ना, किंक इस तरह से कुछ नहीं है, इस तरह से एक कर्व सी होती है, इस जो कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ये कर्व प्रेजेंट नहीं है। इस तरह से सीधा ही मर्करी लेवल जो है इस तरह से डाउन हो जाता है। इसलिए जबकि क्लिनिकल थर्मोमीटर में इस तरह से किंक प्रेजेंट होता है, तो ये किंक क्या करता है, टेम्परेचर, इस मर्करी लेवल को सडन नहीं फॉल करता। फॉल तो होता है, धीरे धीरे होता है, बट सडन फॉल नहीं हो जाता। जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में जो टेम्परेचर है सडन फॉल हो जाता है, बिकॉज इसमें किंक प्रेजेंट नहीं है। और लेबोरेटरी क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक प्रेजेंट होता है। ये देखो इस तरह से, ये है किंक, जिसकी वजह से क्या है, जो ये जो हम यूज करें मर्करी जो है सडन फॉल डाउन नहीं होती है, धीरे धीरे होगी। अगर किंक प्रेजेंट नहीं होता, इस तरह से स्ट्रेट लाइन ही होता, तो यहाँ भी जो ये मर्करी है इसका लेवल बिल्कुल नीचे आ जाता है एकदम से। बट किंक की प्रेजेंस की वजह से ये जो थर्मोमीटर, ये जो मर्करी लेवल है ये डाउन नहीं होता, और हम इजिली माउथ से रिमूव करके, थर्मोमीटर को रिमूव करके आप टेम्परेचर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर एंड मोस्टली मर्करी फिल होता है इसमें। और जो टेम्परेचर की जो, मतलब कितना टेम्परेचर रीडिंग कितनी होती है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो लिमिट है, सेल्सियस की बात करें, 35 डिग्री सेल्सियस टू, जो रेंज है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, एंड इन फारेनहाइट इट इज 94 डिग्री फारेनहाइट टू 108 डिग्री फारेनहाइट। तो ये आपको रीडिंग्स पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, और फारेनहाइट में इट इज 98.6 डिग्री फारेनहाइट। ओके, चलिए, और नाउ इट इज वी आर यूजिंग दिस थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर हम यूज करते हैं मोस्टली अपने घरों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर। तो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर इस तरह से होता है, एंड ये हम कहाँ यूज करते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर जो मेजर करते हैं, सॉरी, जो डे और नाइट का टेम्परेचर मेजर करते हैं वो हम इसकी हेल्प से करते हैं। एंड उसके अलावा इस थर्मोमीटर को और कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसको, हम एग्रीकल्चर यूज के लिए भी, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, जहाँ पे हमने अपनी ग्रेनरी को स्टोर करके रखा है, हमने अपनी क्रॉप्स को स्टोर करके रखा है, वहाँ पे हम टेम्परेचर अगर हमें मेजर करना है कि हमें कितना टेम्परेचर है, ज़्यादा मॉइस्ट भी ना हो, ज़्यादा गर्मी भी ना हो, ज़्यादा सर्दी भी ना हो, तो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे हम चीज़ों को रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे क्रॉप्स को, तो उस पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर भी हम इसी से मेजर करते हैं। उसके अलावा हॉर्टिकल्चर में भी इसी थर्मोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर है, एक साइंटिस्ट थे, 6 साइंटिस्ट, उन्होंने अपने नाम पे इसका नाम रखा है, तो इसको 6 थर्मोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस इमेज में ये थर्मोमीटर है, इसमें एक साइड मिनिमम थर्मोमीटर है, सॉरी, मिनिमम की रेंज है, एक साइड मैक्सिमम की रेंज है।
अब इसको ये इस तरह से बीच में यू शेप की कैपिलरी है और यहाँ पे टेम्परेचर है 40, 30, 20, 10, ठीक है। ये 40 तक होगा, फिर 0 से 50 तक होगा। इस तरह से रीडिंग्स होती हैं। तो ये जो अपर वाली रीडिंग है ये नेगेटिव में होती है और नीचे वाली जो है पॉजिटिव में होती है। वहीं अगर राइट साइड मैक्सिमम की बात करूं तो ये 10 से 50 तक की जो रीडिंग है ये पॉजिटिव में होगी और ये 40 से यहाँ तक की 0 तक की जो रीडिंग है ये माइनस में होगी, ठीक है। यहाँ माइनस की रीडिंग, यहाँ प्लस की, फिर यहाँ माइनस की, फिर ये प्लस की। ओके, तो अब क्या होता है, ये जो यू शेप की कैपिलरी है यहाँ पे अपर साइड में अल्कोहल फिल होता है, अल्कोहल फिल होता है यहाँ पे, और नीचे यहाँ पे मरकरी फिल होती है। यहाँ क्या है, मरकरी है, और यहाँ पे एक मेटल की इस तरह से स्ट्रिंग टाइप है, मेटल इंडाइस है, मेटल इंडाइस, जैसे एक सुई होती है ना, हेयर पिन जैसे सुई होती है नीडल सी, उस तरह एक पतली सी छोटी सी नीडल प्रेजेंट है मेटल की, ठीक है। तो अब क्या होगा जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, ये अल्कोहल जो है एक्सपैंड करना शुरू हो जाएगा। जैसे ही अल्कोहल एक्सपैंड करेगा नीचे की तरफ जाएगा, ये एक मेटल इंडाइस यहाँ होती है, एक मेटल इंडाइस यहाँ होती है। जैसे ही अल्कोहल एक्सपैंड करेगा ये मेटल इंडाइस जो है नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। जैसे ही नीचे की तरफ शिफ्ट होगी, ये जो यहाँ मरकरी प्रेजेंट है, ये मरकरी का लेवल भी नीचे की तरफ मूव करेगा। जैसे ही मरकरी का लेवल मूव करेगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाएगा मरकरी, एंड यहाँ पे जो मेटल इंडाइस है इस अल्कोहल को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगी। यहाँ पे वैक्यूम प्रेजेंट होता है, और ठीक है। तो इस तरह से हम नेगेटिव और पॉजिटिव की रीडिंग को नोट डाउन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर के बारे में। उसके अलावा क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो हमें यूज करनी चाहिए थर्मोमीटर यूज करते टाइम। तो थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, ठीक है। एंड thermometer is delicate and should be handled with care to avoid breakage. Do not hold the thermometer by the bulb. जब की रीडिंग हम नोट डाउन करते हैं तो उसको हम बल्ब से होल्ड नहीं करेंगे, बल्ब से नहीं पकड़ेंगे, यहाँ फ्रंट साइड से नहीं पकड़ेंगे, पीछे से पकड़ना है। While reading the thermometer, the level of mercury should be the same level as the eye. बिल्कुल आइस के सामने रख के हमें टेम्परेचर को नोट डाउन करना है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे अगर ये कभी माउथ में ब्रेक हो जाए, जो लेबोरेटरी जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं, जो मरकरी जिनमें मरकरी फिल होती है, तो मरकरी काफ़ी टॉक्सिक होती है, पॉइजनस होती है। तो कब इसलिए नाउ डेज जो है ना, हम जो एक मिनट, तो इसलिए आज कल जो यूज करते हैं वो डिजिटल थर्मोमीटर यूज करते हैं, और डिजिटल थर्मोमीटर जो है ना उस पे ये मरकरी फिल नहीं होती है, ठीक है, बिकॉज मरकरी इज पॉइजनस। सो नाउअडेज जो हमारे थर्मोमीटर हम यूज कर रहे हैं डिजिटल थर्मोमीटर, उनमें मरकरी फिल नहीं होती है, तो उसको हम आराम से यूज कर सकते हैं। जो पहले के ग्लास वाले इस तरह के जो थर्मोमीटर होते थे उसमें मरकरी अभी भी होते हैं, उनमें मरकरी फिल होती है जो कि टॉक्सिक होती है, पॉइजनस होती है। अगर ये हमारे माउथ में टूट जाए, हमारे स्टमक में चला जाए, तो इट इज वेरी पॉइजनस फॉर अस, ओके। तो ये प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे हीट ट्रांसफर। जो हीट ट्रांसफर हो रही है गर्म हॉट सब्सटेंस से कोल्ड सब्सटेंस में, वो कैसे ट्रांसफर होती है, वो 3 मेथड्स के थ्रू ट्रांसफर होती है, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, हमने हीट का डिस्कस किया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। उसके अलावा थर्मोमीटर डिस्कस किया, थर्मोमीटर भी 3 टाइप के डिस्कस कर लिया हमने, क्लिनिकल थर्मोमीटर, लैबोरेटरी थर्मोमीटर एंड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। अब हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, उसके अलावा हमने लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया, लेटेंट हीट। अब हम डिस्कस करेंगे जो हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट सब्सटेंस टू कोल्ड सब्सटेंस, वो कैसे होती है। 3 मेथड्स के थ्रू होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो क्या है कंडक्शन, क्या है कन्वेक्शन एंड क्या है रेडिएशन, ये देख लेते हैं। कंडक्शन क्या है ना, जब हीट जो है किसी सॉलिड सब्सटेंस में, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हीट प्रोवाइड करोगे, ये जो बीकर है, ये जो पैन है आपका, ये पैन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये पैन गर्म क्यों हुआ, हीट की वजह से। जो हीट ट्रांसफर है सॉलिड सब्सटेंस में, जब हीट ट्रांसफर होगी तो हम कहेंगे दिस इज कंडक्शन। किसी सॉलिड सब्सटेंस में हीट ट्रांसफर होगी, दैट इज कंडक्शन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई पैन है और ये उसका हैंडल है, हैंडल भी मेटल का है, मान लीजिए रबर का नहीं है, ठीक है, प्लास्टिक का नहीं है, हैंडल मेटल का है। तो जैसे हम हीट अप करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखोगे थोड़ी देर पहले तक तो ये हैंडल हमें ठंडा ही लगेगा, जैसे हम टच करेंगे तो ये ठंडा होगा यहाँ से। जैसे हीट प्रोवाइड करेंगे कुछ टाइम बाद आप अगर यहाँ से टच करते हो तो आप देखोगे तो ये हैंडल काफी गर्म हो चुका है। तो ये जो हैंडल गर्म हुआ है क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ कंडक्शन, बिकॉज हीट जो है सॉलिड पार्टिकल में ट्रांसफर हुई, इस तरह से हीट जो है ट्रांसफर हो गई यहाँ पे इस पार्ट में, और ये जो पार्ट है हमें गर्म लगेगा।
तो जो सॉलिड सब्सटेंस में हीट ट्रांसफर होती है दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। एंड जो अब इसके बीच में जो पानी रखा है, जो पानी गर्म हो रहा है, ठीक है, जैसे हीट प्रोवाइड करेंगे ना, नीचे का बेस का पानी गर्म हो गया, पानी गर्म हो गया तो गर्म पानी हमें पता है हल्का हो जाएगा और वो ऊपर चला जाएगा, है ना। और ऊपर जो ठंडा पानी है, ठंडा पानी हैवी होता है, ये क्या करेगा, इस गर्म पानी की जगह लेने इस तरह से नीचे आ जाएगा। तो ये पानी गर्म होके ऊपर चला जाएगा एंड ठंडा पानी इसकी जगह को फिल करने के लिए नीचे आ जाएगा। तो ये प्रोसेस इस तरह से चलती रहेगी और इसका जो पैन का पानी है वो गर्म हो जाएगा। तो वाटर जो गर्म हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। तो जो हीट ट्रांसफर हो रही है इन लिक्विड एंड गैसेस दैट इज थ्रू कन्वेक्शन। लिक्विड और गैसेस में जो हीट ट्रांसफर होती है थ्रू उसे हम कहते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। कंडक्शन क्या है, हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स। कन्वेक्शन क्या है, हीट ट्रांसफर इन लिक्विड और गैसेस। एक थर्ड स्टेप है दैट इज रेडिएशन। तो जैसे ही आप इस बीकर को हीट प्रोवाइड कर रहे हो ना, यहाँ के आसपास की जगह पे आप देखोगे, जैसे ही आप यहाँ पे हाथ रखोगे ना अपना, आप यहाँ पे हीट फील कर सकते हो, है ना। हीट फील क्यों करोगे, बिकॉज ऑफ रेडिएशन। बिकॉज यहाँ का जो साइड का जो ये वाला सरफेस है ये भी गर्म हो गया होगा बिकॉज ऑफ दिस रेडिएशन। क्योंकि रेडिएशन को कोई भी रेडिएशन जो है ना वैक्यूम में भी हो सकती है, क्योंकि इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए फ्लो करने के लिए। जो सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस में जो हीट फ्लो होती है वो इस तरह से होती है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए है, ये कोई ऑब्जेक्ट बी है, इसको ए को बी तक कोई सामान पहुंचाना है, तो ये इस तरह से इसके पास देगा, ये इसके पास देगा, ये इसके पास देगा और ये इसको आगे ट्रांसफर कर देगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे से आगे मॉलिक्यूल्स गर्म होते जाएंगे, गर्म होते जाएंगे। इन कंडक्शन, कन्वेक्शन में क्या है, एक ही कोई ऑब्जेक्ट, मतलब एक ही पर्सन है मान लीजिए, यही इसको यहाँ से ले रहा है और यहाँ छोड़ के आ रहा है, फिर यहाँ से ले रहा है यहाँ छोड़ के आ रहा है, यहाँ से ले रहा है यहाँ छोड़ के आ रहा है, ठीक है। एंड उसके अलावा थर्ड स्टेप में जो रेडिएशन है उसमें क्या है, ए से बी तक जो हीट जा रही है उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे मीडियम्स हैं, ठीक है, जो ए यहाँ से यहाँ हीट पहुंचा रही है, यहाँ से यहाँ हीट पहुंचा रहा है, बट कन्वेक्शन में सिर्फ एक ही मीडियम है जो यहाँ से यहाँ तक हीट पहुंचा रहा है। वैक्यूम में कोई भी मीडियम नहीं है, वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं है। रेडिएशन जो है वैक्यूम में भी हो जाती है। तो रेडिएशन जो है, जो हीट है ए से बी तक जा रही है विदाउट एनी मीडियम, दिस इज कॉल्ड रेडिएशन। ओके, सो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन क्या है। कंडक्शन हीट फ्लो हो रहा है इन सॉलिड में, कन्वेक्शन क्या है, हीट फ्लो हो रहा है इन लिक्विड और गैसेस में, और रेडिएशन क्या है, हीट फ्लो हो रहा है इन वैक्यूम। ओके, so when heat is transferred it always move from warmer to cooler object. Warmer object lose heat energy, become cooler, as the cooler object gain heat energy and become warmer. The process of heat transfer can occur in three ways, by conduction, convection and radiation. तीन स्टेप के थ्रू जो हीट है ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो ये कंडक्शन क्लियर हो गया आपको। जो ये पैन है ये गर्म होगा, दिस इज बिकॉज ऑफ कंडक्शन। एंड उसके अलावा एक और टर्म है दैट इज कंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल विच अलाउ हीट टू बी कंडक्टेड थ्रू दैम इजिली आर कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल कुछ मेटल्स हो गए, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर इंसुलेटर्स की बात करें, इंसुलेटर्स मीन्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट आर दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू बी कंडक्टेड थ्रू दैम इजिली, दिस मटेरियल आर ऑल्सो नोन एज इंसुलेटर ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, ग्लास आर इंसुलेटर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने एक पैन का आपको एग्जाम्पल दिया था, अगर इस पैन का हैंडल आपका आयरन का है तो ये जल्दी से हीटअप हो जाएगा, यहाँ पे कंडक्शन हो जाएगी। बट ये अगर ये हैंडल प्लास्टिक का है तो ये गर्म नहीं होगा, फिर आप इसको इजिली यहाँ से होल्ड कर सकते हो, बिकॉज प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। कन्वेक्शन आपको बता दिया है। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ अ फ्लूइड, फ्लूइड में क्या, लिक्विड और गैसेस, टू इट्स कोल्डर पार्ट बाय द मूवमेंट ऑफ लिक्विड itself is known as convection. Transfer of heat by convection can take place only in liquid and gases. It is due to reason that the particles in liquid and gases can move about freely. सॉलिड में पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं करते, बट लिक्विड और गैसेस में पार्टिकल जो है फ्रीली मूव करते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह इजिली मूव कर सकते हैं वो। So the transfer of heat by convection cannot take place in solids because the particles in solid are fixed at a place and cannot move about freely. Solid substance में जो particles हैं वो freely move नहीं करते, that's why वो जो heat उसमें जो उनमें जो heat का flow होता है वो इस तरह से होता है, इसने इसको heat दी, इसने इसको heat दी, इसने इसको heat दी। But जो convection है उसमें
पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव हियर एंड देयर, तो ये पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह जाके हीट पहुंचा के आ जाते हैं. इट इज नॉट अकर्ड इन एम्प्टी स्पेस और वैक्यूम बिकॉज देयर आर नो पार्टिकल्स ऑफ एनी काइंड इन एम्प्टी स्पेस विच कैन मूव एंड ट्रांसफर हीट. कंडक्शन और कन्वेक्शन को एक मीडियम चाहिए होता है फ्लो करने के लिए, बट रेडिएशन को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए. ओके अब अगर कन्वेक्शन की बात करें तो कन्वेक्शन हमने बोला कि कन्वेक्शन लिक्विड में भी होता है और गैसेस में भी होता है. तो कन्वेक्शन इन वाटर की अगर बात करें तो वाटर में मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे होता है. इस तरह से जो नीचे के पार्टिकल्स हैं वो हॉट हो जाएंगे और जब हॉट पार्टिकल जो है लाइट हो जाते हैं, लाइट इन वेट होते हैं, इसलिए वो ऊपर चले जाते हैं. ठीक है, और ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स वो भारी होते हैं और वो क्या करेंगे, इनकी स्पेस को लेने के लिए वो यहाँ पे इस तरह से नीचे आ जाएंगे. तो इस तरह से फ्लो चलता रहता है, फ्लो चलता रहता है और इस तरह से वाटर गर्म हो जाता है. तो कन्वेक्शन इन वाटर किस तरह से होता है आपको पता चल गया. अब एयर में कन्वेक्शन कैसे होता है. Air is very poor conductor of heat. Air transfer heat from its hotter part to colder part by the process of convection. अब यहाँ पे दो आपको वार्म एयर आपको पता है, यहाँ देखिए वार्म एयर गर्म होगी तो ऊपर चली जाएगी, ऊपर जो ठंडी हवा होगी वो इसकी जगह को फिल करने के लिए इस तरह से नीचे आ जाएगी. तो ये जो प्रोसेस है चलती रहती है. इस प्रोसेस में इसमें हम कन्वेक्शन एयर में दो स्टेप्स देखेंगे, कूल ब्रीज एंड सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. वो क्या होता है वो देखते हैं आगे. सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या है ना, ब्लोइंग ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज इन कोस्टल एरिया इज जनरली अकर ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ हीट इन एयर. इन कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग द डे टाइम द ब्रीज जनरली, ब्रीज क्या है, ठंडी हवा. ठीक है, द ब्रीज जनरली फ्लोज फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम ब्लो फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी. सी एंड लैंड ब्रीज आर एक्चुअली कन्वेक्शन ऑफ हीट. क्या है अभी आगे बताती हूँ. देखो सी ब्रीज में क्या होता है ना, सी ब्रीज होती है ड्यूरिंग द डे. दिन में क्या होगा, ये इस तरह से सी है हमारा, समुंदर है. दिन में क्या होगा, लैंड जो है काफी गर्म होगा और जो हमारा सी है ये ठंडा है. ठीक है, लैंड हमारा हॉट होगा तो हॉट एयर, अब हमें पता है हॉट एयर ऊपर चली जाएगी. ठीक है सॉरी ठीक है, हॉट एयर ऊपर चली जाएगी क्योंकि हॉट एयर हल्की हो जाती है तो ऊपर चली जाएगी और यहाँ का स्पेस खाली हो जाएगा. तो इस स्पेस को फिल करने के लिए सी ब्रीज से जो हवा आ रही है ठंडी हवा वो यहाँ आ जाएगी. जैसे ये हवा भी गर्म हो जाएगी तो ये भी ऊपर चली जाएगी. तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू होती रहती है. इसी को हम कहते हैं सी ब्रीज. तो सी ब्रीज में क्या हो रहा है, सी ब्रीज में ड्यूरिंग द डे हो रही है और सी ब्रीज में दिन के टाइम ठंडी हवा सी से लैंड की तरफ जा रही है एंड ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है. इसी को कहते हैं सी ब्रीज. तो क्या होता है, ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप मोर देन वाटर. ड्यू टू दिस द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड लाइटर एंड राइजेस अप, ऊपर चली जाएगी. सो द एयर फ्रॉम द सी विच इज कूलर, ठंडी है और ठंडी हवा हैवी होती है, वो क्या करेगी, इस स्पेस को फिल करने के लिए यहाँ पे आ जाएगी. Therefore, a sea breeze blow during the day. ठीक है, तो ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहेगा और ये इसी को हम कहते हैं सी ब्रीज. अब लैंड ब्रीज में क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है. लैंड ब्रीज होती है रात को. ड्यूरिंग द नाइट द लैंड लूजेस हीट फास्टर than water and becomes cooler and the air over the sea is now warmer due to which it rises up and cooler air over the land rushes to take its place. देखो क्या हो रहा है, रात को लैंड ठंडा है, सी गर्म है. ठीक है, अब क्या होगा, गर्म हवा है यहाँ पे सी में, तो ये जो हवा है गर्म हैवी लाइट हो जाएगी और इस तरह से ऊपर चली जाएगी. अब यहाँ पे जो ठंडी हवा है, ये ठंडी हवा, अब यहाँ पे जो ठंडी हवा है ना, ये इस तरह से लैंड की तरफ सी की तरफ मूव करेगी. ठीक है, ठंडी हवा लैंड से सी की तरफ जाएगी और फिर से ये गर्म हो जाएगी और ऊपर चली जाएगी. फिर ठंडी हवा यहाँ इस प्लेस को फिल करने के लिए यहाँ पे आ जाएगी. तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है. इसी को हम कह रहे हैं लैंड ब्रीज. सी ब्रीज कब होता है, डे टाइम में. लैंड ब्रीज कब होता है, नाइट में, रात को. द लैंड लूजेस हीट फास्टर देन वाटर एंड बिकम कूलर एंड द एयर ओवर द सी इज नाउ वार्मर ड्यू टू व्हिच इट राइजेस अप एंड कूलर एयर ओवर द लैंड रशेस टू टेक्स प्लेस. therefore we observe a land breeze at night. okay, लैंड ब्रीज होती है रात को. अब ये हो गया थर्ड स्टेप, रेडिएशन. रेडिएशन हमने देखा है, फॉर एग्जाम्पल सन है, सन से अर्थ पे जो सनरेज आ रही हैं विदाउट एनी मीडियम आ रही हैं, उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो स्पेस में भी ट्रैवल, स्पेस के थ्रू होते हुए आ रही है. और स्पेस हमें पता है, स्पेस में एयर नहीं होता, स्पेस में क्या है, वैक्यूम है. और ये जो रेडिएशन है वैक्यूम में होती है, इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रांसफर के लिए. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड रेडिएशन. Mode of transfer of heat through which heat energy from a hot body to cold body by means of heat rate without any material or medium between them is known as radiation. For example, जो सन की हीट है अर्थ पे आ रही है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन. क्लियर.
नेक्स्ट एक और टॉपिक है, दैट इज थर्मस फ्लास्क। अब थर्मस फ्लास्क ना, एक थर्मस फ्लास्क आपके घरों में भी आप यूज करते होंगे, जिसमें क्या, अगर हम गर्म पानी डालेंगे तो वो गर्म रहेगा, हॉट वाटर हॉट रहेगा। अगर हम उसमें कोल्ड वाटर डाल देंगे तो वो कोल्ड रहेगा। कोल्ड वाटर डालेंगे तो अराउंड 7 to 8 आवर्स चल जाता है अगर अच्छी थर्मस फ्लास्क है तो। गर्म पानी गर्म रहेगा, कोल्ड पानी ठंडा रहेगा। ऐसा क्यों? देखिए, ये जो थर्मस फ्लास्क होती है किस तरह से डिजाइंड होती है, ये देखिए इस तरह से। इसका जो बाहर वाला पोर्शन है सिल्वर कलर का होता है ना, सिल्वर कलर या कोई भी, बस बाहर मेटल होती है ना, इस तरह से आउटर के जो है मेटल का होता है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये ग्लास का होता है, आउटर ग्लास लेयर, ग्लास की लेयर होती है, ठीक है। और इसके बीच में यहाँ पे वैक्यूम होता है, यहाँ पे क्या है, वैक्यूम है। ये दो ग्लास की लेयर्स हैं और बीच में वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब कोई भी एयर पार्टिकल नहीं है इसमें, ठीक है। ये इनर ग्लास लेयर है, ये आउटर ग्लास लेयर है, ठीक है। दो लेयर्स हैं ग्लास की और बीच में, दोनों ग्लास लेयर्स के बीच में वैक्यूम है। यहाँ पे एक सपोर्ट के लिए एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, रबर का या किसी भी रबर का सपोर्ट प्रेजेंट होता है। एंड ठीक है, हो गया। पहले यहाँ पे फर्स्ट जो अपर सरफेस है मेटल, आउटर केसिंग मेटल की होती है, अंदर ग्लास की लेयर है और यहाँ पे लिक्विड है और बीच में क्या है, वैक्यूम है। तीन चीजें मेन है, क्या है, पहले मेटल का है, फिर दूसरा ये ग्लास, दो ग्लास की लेयर है और बीच में वैक्यूम प्रेजेंट है। अब ये वैक्यूम क्या कर रहा है, इस वैक्यूम की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे ना कंडक्शन होगा ना ही कन्वेक्शन होगा, ठीक है। हीट लॉस नहीं होगी बिकॉज ऑफ दिस वैक्यूम, क्योंकि हमें पता है कंडक्शन और कन्वेक्शन होने के लिए कोई मीडियम चाहिए हीट ट्रांसफर करने के लिए, बट वैक्यूम में कोई मीडियम, कोई कुछ सब्सटेंस नहीं होगा, तो हीट जो है यहाँ से यहाँ ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अगर आप गर्म पानी रखोगे तो गर्म रहेगा, ठंडा डालोगे तो ठंडा ही रहेगा। और रेडिएशन का यहाँ क्या काम है, रेडिएशन देखो कैसे हो रही है। यहाँ पे ये जो आउटर सरफेस है मेटल का, ये क्या कर रहा है, इसको रिफ्लेक्ट, जैसे ही सनरेज आएंगी ना, इसको यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देंगी, अंदर जाने ही नहीं देंगी, सनरेज को रिफ्लेक्ट कर देंगी बाहर से ही। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों का ही जो मिक्सअप है वो कहाँ हो रहा है, थर्मस फ्लास्क में हो रहा है। और थर्मस फ्लास्क किसने डिस्कवर की थी, एक स्कॉटिश फिजिस्ट थे, स्कॉटिश केमिस्ट भी थे और फिजिस्ट भी थे, जिनका नाम था सर जेम्स जार। सर जेम्स जार ने थर्मस फ्लास्क की खोज की थी, ठीक है। तो थर्मस फ्लास्क क्या है, एक्चुअली साइंस पे बेस्ड है, एक फ्लास्क है जो टोटली साइंस पे बेस्ड है। इस पे साइंस लगाई हुई, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन की प्रोसेस इसमें नहीं हो रही है। दैट्स वाई जो सब्सटेंस, जैसा सब्सटेंस डालेंगे वो वैसा ही रहेगा कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना, समझ आ गया। यहाँ पे एक स्टॉपर होता है, कैप होती है जहाँ, तो यहाँ से भी हीट लॉस होने का कोई चांस नहीं होता है अगर कैप टाइटली लगाई हुई है तो थर्मस फ्लास्क क्या है, थर्मस फ्लास्क को वैक्यूम फ्लास्क भी कहते हैं। एंड इट इज डबल वॉल्ड कंटेनर यूज्ड टू कीप लिक्विड हॉट और कोल्ड बाय मिनिमाइजिंग हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इट हैज अ ग्लास लेयर व्हिच प्रिवेंट कंडक्शन, वैक्यूम बिटवीन द वॉल्स प्रिवेंट कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। ये जो वैक्यूम है ये कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों ही नहीं होने देगा। और ये जो ग्लास की लेयर है यहाँ पे कंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये जो ग्लास है हमें पता है दिस इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एंड ना कंडक्शन हो रहा है ना कन्वेक्शन हो रहा है। और बाहर की जो सिल्वर सरफेस है इट रिफ्लेक्ट रेडिएशन एंड टाइट फिटिंग स्टॉपर टू स्टॉप हीट लॉस थ्रू द ओपनिंग। ये जो ओपनिंग है यहाँ पे अच्छे से टाइटली हमने इसकी कैप को लगाया हुआ है, स्टॉपर को लगाया है, जिसकी वजह से यहाँ से भी हीट लॉस होने का कोई चांस नहीं है। तो जो सब्सटेंस जैसा डालेंगे वैसा ही रहेगा। दिस इज कॉल्ड थर्मस फ्लास्क। ओके, आई होप थर्मस फ्लास्क का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आया होगा। अब ये 3 फॉर्मूलाज हैं, तो टोटली 6 फॉर्मूला है, ये आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कन्वर्जन का क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला है ये है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन। अगर सेल्सियस से केल्विन में आपको कन्वर्ट करना है तो क्या फॉर्मूला होगा, K इज इक्वल टू C प्लस 273.15 एंड केल्विन टू सेल्सियस आपको कन्वर्ट करना है तो C इज इक्वल टू K माइनस 273.15। ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, सेल्सियस टू केल्विन एंड केल्विन टू सेल्सियस। सेकेंड नेक्स्ट फॉर्मूला है फारेनहाइट टू केल्विन एंड केल्विन टू फारेनहाइट। सो फारेनहाइट टू केल्विन अगर आपको आता है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, K क्या है, केल्विन, K इज इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 273.15
एंड अगर केल्विन टू फारेनहाइट आता है तो F इज इक्वल टू K माइनस 273.15 इंटू 9, इसमें उल्टा हो जाएगा 9.5 प्लस 32। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज, दो पीछे हो गए, दो ये हो गए 4। नेक्स्ट है फारेनहाइट टू सेल्सियस एंड सेल्सियस टू फारेनहाइट, तो ये कन्वर्जन आपको, ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। C इज इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9, F इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय C ब्रैकेट में 9.5 प्लस 32, तो ये दो फॉर्मूलाज हो गए। तो टोटल 6 फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है कन्वर्जन का तो यू कैन इजिली डू इट। ठीक है, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आया है व्हाट इज 30 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस को अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे K इज इक्वल टू C प्लस 273.15, तो C की जगह वैल्यू पुट करोगे 30 डिग्री एंड क्वेश्चन हमारे पास जो आंसर आएगा 303.15, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस जो है इन केल्विन में कितना है, 303.15 केल्विन। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस टू फारेनहाइट। 50 डिग्री सेल्सियस को अगर फारेनहाइट में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे, डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस 9.5 प्लस 32, सेल्सियस की जगह 50 फिल करेंगे एंड इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये आ गया 122। तो 50 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 122 डिग्री फारेनहाइट। तो ये आप कन्वर्जन तभी कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूलाज याद है। तो कन्वर्ट 225 K टू सेल्सियस, इसके लिए C इज इक्वल टू K माइनस 273.15, फिर केल्विन की जगह आप वैल्यू पुट करोगे, इस तरह से माइनस करोगे, ये आ गया 481.15 डिग्री सेल्सियस। सो 225 केल्विन जो है माइनस में 48.15 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये जो कन्वर्जन्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो हुआ कंप्लीट, कंटेंट थ्योरी जो हुई वो कंप्लीट। अब हम करेंगे इसके PYQs, जितने भी PYQs आए हैं वो सारे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हम पूछे गए हैं अभी डिस्कस करेंगे, तो आप देखोगे किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है एग्जामिनर ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज a laboratory thermometer shows 5 small division between the marking of 55 degrees Celsius and 56 degrees Celsius. This means that the thermometer can read correctly up to, मतलब एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, उसके पास ऐसे 55, उसके पास नहीं मतलब उसमें 55 डिग्री सेल्सियस और 56 डिग्री सेल्सियस इस तरह से टेम्परेचर है जो, तो वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच में 5 का गैप है। ठीक है, 5 स्मॉल डिविजन्स हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से। दिस मीन्स द थर्मोमीटर कैन रीड करेक्टली, तो थर्मोमीटर की रीडिंग एग्जैक्टली क्या होगी इन चारों में से। चलिए, अगर थर्मोमीटर में इनके बीच में देखा जाए तो एक का गैप है, एक का डिफरेंस है ना, 1 का 55 और 56, और इसको 5 स्मॉल डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, तो इसको 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसमें जो लीस्ट काउंट आएगा दैट इज 0.2, मतलब इनके बीच में इस तरह से है टेम्परेचर 55, फिर 55 के बाद 55.2, दो का गैप है 0.2 का, 55.4, 55.6, 55.8 एंड देन 56, मतलब 55 और 56 के बीच में ये सारी रीडिंग्स होंगी। ठीक है, तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो 55.1 तो नहीं है, 55.5 भी नहीं है, 55.2 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 55.25 भी नहीं है, तो 55.2 जो है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, 55.2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। 4 ऑप्शन है, बताना है इन चारों में से कंडक्शन कहाँ हो रही है। तो रूम हीटर में तो रेडिएशन होती है, सन टू अर्थ भी रेडिएशन होती है, हमें बताना है कंडक्शन कहाँ हो रही है। From one end of a spoon to the other end when dipped into hot tea, मतलब एक ग्लास एक टी है, चाय के बीच में इस तरह से स्पून डिप किया हुआ है, तो स्पून में जो है एक एंड जो इसका गर्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक हीट ट्रांसफर हुई, तो यहाँ कंडक्शन हो रही है। यस, दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में कन्वेक्शन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मिनट, next question is while teaching the correct method of reading a clinical thermometer to class 8 students, Neha mentioned the following necessary precautions to be taken.
विच वन ऑफ द अबव प्रिकॉशन हैज बीन मेंशन्ड रॉन्गली बाय द टीचर। एक टीचर है क्लास 8 के स्टूडेंट को क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में बता रही है, तो उसने ये 4 पॉइंट्स बताए हैं। इन चारों पॉइंट्स में से कौन सा एक पॉइंट है जो उसने गलत बता दिया है, ये बताना है हमें कौन सा पॉइंट है गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन है थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड विद हॉट वाटर बिफोर एंड आफ्टर यूज। तो हमें क्या थर्मोमीटर को गर्म पानी से वॉश करना चाहिए पहले भी और बाद में? जी नहीं, गर्म पानी से नहीं, नॉर्मल वाटर से हमें वॉश करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब व्हाइल टेकिंग द रीडिंग। ये प्रिकॉशन तो ठीक है कि बल्ब से उसको नहीं पकड़ना चाहिए। एंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्क्यूरी लेवल इन द थर्मोमीटर बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। This is also true. Read the thermometer keeping the level of mercury along the line of sight. जब हम थर्मोमीटर को रीड करेंगे तो उसका जो मर्क्यूरी लेवल है हमारी आइज के बिल्कुल सामने होना चाहिए, मतलब अपनी आंखों के बिल्कुल सामने रख के हमें जो टेम्परेचर है वो मेजर करना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो कौन सा एक गलत है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है दिस इज रॉन्ग, क्योंकि गर्म पानी से नहीं करेंगे, हम नॉर्मल वाटर से वॉश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। Question number next is the melting point in degree Celsius of sulfur, aluminium and iron are 113, 666 and 1535 respectively. Which one of the following is correct? तीनों का melting point है, सल्फर का, एल्यूमिनियम का एंड आयरन का। सल्फर, एल्यूमिनियम और आयरन तीनों के मेल्टिंग पॉइंट हैं दिए हुए यहाँ पे। सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 113। एल्यूमिनियम का कितना है? 666। हमें पता है जो मेटल्स है ना उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल। सल्फर क्या है? नॉन मेटल। 1535। तो इन तीनों का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? अब क्वेश्चन में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, चारों में से कौन सा सही है वो बताना है हमें, ठीक है। तो आयरन, सल्फर एंड एल्यूमिनियम आर सॉलिड एट 200 डिग्री सेल्सियस। उसने कहा है कि सल्फर, एल्यूमिनियम और आयरन ये तीनों ही 200 डिग्री सेल्सियस पर क्या होंगे? सॉलिड में होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे। तो जी नहीं, सॉलिड जो सल्फर है वो 200 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड स्टेट में नहीं होगा, क्योंकि इसका तो मेल्टिंग पॉइंट ही 113 है ना। 113 पे वो मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज नॉट ट्रू। ओनली सल्फर इज सॉलिड एट 200 डिग्री सेल्सियस। कि सल्फर जो है 200 डिग्री सेल्सियस पे सल्फर है? जी नहीं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट 113 है। तो 200 कहाँ पे, वो 200 पे पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। सॉलिड पे नहीं है मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि उसका कितना है? 113। ओनली आयरन इज सॉलिड है 200 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ आयरन जो है 200 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड है। तो जी नहीं, आयरन और एल्यूमिनियम दोनों ही 200 डिग्री सेल्सियस पे क्या होंगे? सॉलिड स्टेट में होंगे, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। देखो 666 इसका है, 1535 आयरन का है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। एल्यूमिनियम एंड आयरन आर सॉलिड एट 200 डिग्री सेल्सियस। दिस इज ट्रू कि एल्यूमिनियम और आयरन दोनों ही 200 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड स्टेट में होंगे। तो दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, next question is read the given statement and select the correct option. दो statements दी हैं, आपको बताना है कौन सी statement सही है। Okay, the range of clinical thermometer is 35 to 42 degree Celsius. Yes, this is true. जो clinical thermometer है उसकी range 35 से 42 degree Celsius है, अगर Celsius की बात करें तो। Statement B है range of laboratory thermometer usually from 10 degree Celsius to 110 degree Celsius. अब अगर आप जल्दबाजी में क्वेश्चन रीड करोगे तो आप ये मिस्टेक कर दोगे, क्योंकि 10 डिग्री नहीं -10 डिग्री सेल्सियस होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। तो स्टेटमेंट बी जो है दैट इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट ए इज ट्रू एंड बट स्टेटमेंट बी इज फॉल्स। तो ये कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर 4 में, और ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। जितना भी हम अभी पीछे करके आए हैं उन सभी पे ही बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइजेस। मतलब जहाँ पे हीट का सोर्स होता है उसके साइड की जो हवा होती है, एयर है, एयर पार्टिकल्स हैं, वो गर्म हो जाते हैं, ठीक है। एयर पार्टिकल्स हॉट हो जाते हैं। द एयर फ्रॉम द साइड कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस। This is way in which the air get heated by oil heaters. What is this process called? ठीक है, तो उसके साइड की हवा गर्म है, तो इस तरह से गर्म हवा का स्पेस जो है, आसपास की हवा इस गर्म हवा यहाँ पे इसकी जगह लेने आ जाती है। इस तरह से जो ठंडी हवा है वो यहाँ पे आ जाएगी और गर्म हवा ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन, क्योंकि कन्वेक्शन कहाँ होता है? लिक्विड और गैसेस में कहाँ क्या होता है? कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन कीप्स अ प्लास्टिक बोतल
अ वुडन स्पून एंड अ मेटालिक स्पून इन अ क्लोज्ड रूम ओवरनाइट। ठीक है, 3 स्पून लिए उसने, प्लास्टिक बोतल, वुडन स्पून एंड मेटालिक स्पून। ठीक है, प्लास्टिक लिया उसने, प्लास्टिक की बोतल ली, एंड वुडन का स्पून लिया। थर्ड क्या है, मेटल, मेटल का स्पून लिया। The room temperature is 30 degrees Celsius. In the morning, he records the temperature of the three objects T1, T2, T3. Which of the following most likely represent the relation between them? T1 इसको T1 नाम दे दो, इसको T2 एंड इसको T3। इन तीनों को उसने 30 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया, रूम टेम्परेचर पे पूरी रात तक छोड़ दिया। ठीक है, सुबह उठ के उसने देखा कि इसका टेम्परेचर क्या है, तो तीनों का टेम्परेचर जो है वो बताना कि क्या होगा। आंसर पे पहुंचने से पहले एक और चीज आपको बताती हूँ। अगर हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है, उसमें 500 ml पानी है। ठीक है, अब इस बीकर का पानी हमने 2 बीकर्स में ट्रांसफर कर दिया, इसमें 300 ml इसमें डाल दिया, 200 ml हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, अब टेम्परेचर इसमें 500 ml पानी था, टेम्परेचर सेम, अब टेम्परेचर जो है कांस्टेंट टेम्परेचर है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे इसका जो वाटर का टेम्परेचर था वो था 40 डिग्री सेल्सियस। अब इस पानी को हमने इन दोनों कंटेनर्स में ट्रांसफर कर दिया, थोड़ा थोड़ा इन दोनों में डाल दिया, 300 इसमें डाल दिया, 200 इसमें डाल दिया। अब हम देखेंगे कि दोनों ही बीकर्स में जो टेम्परेचर है ना वो सेम रहेगा। टेम्परेचर अगर यहाँ 40 डिग्री था तो यहाँ भी 40 डिग्री ही रहेगा टेम्परेचर, बट जो हीट है, हीट जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि हीट जहाँ, अगर यहाँ पे हीट कुछ और थी, यहाँ पे हीट जो है कुछ और आएगी, क्योंकि हीट जो है ना क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। यहाँ 300 है, 200, यहाँ पे ज्यादा हीट होगी, यहाँ पे कम हीट होगी, तो हीट जो है चेंज हो जाती है, बट टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर ऑलवेज सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आपको चीज याद रखनी है, टेम्परेचर चेंज रहेगा, सॉरी टेम्परेचर सेम रहेगा, बट हीट जो है चेंज हो जाएगी, हीट सेम नहीं रहेगी। ओके, तो अब क्वेश्चन पे आइए वापस। 3 चीजें थी उसके पास, प्लास्टिक बॉटल और वुडन स्पून एंड मेटालिक स्पून, तीनों चीजों को 30 डिग्री सेल्सियस पे ओवरनाइट रख दिया। सुबह उठ के देखा टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर जो है सेम रहेगा, क्योंकि तीनों को सेम टेम्परेचर पे रखा है तो तीनों का टेम्परेचर जो है सेम रहेगा। ठीक है, तो इसका जो सही इक्वेशन बनेगी दैट इज ऑप्शन नंबर 3, सॉरी नॉट 3, ऑप्शन नंबर 1। T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3, तो ऑप्शन 1 जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। चारों में से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, वो करेक्ट है, वो बताना है हमें। क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड्स। क्या क्लिनिकल थर्मोमीटर को लिक्विड बॉयल करने के लिए यूज कर सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि उसकी तो रेंज ही 35 से 42 डिग्री सेल्सियस है, तो बॉइलिंग लिक्विड्स के लिए तो यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज वो बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू, करेक्ट बताना हमें। रूम हीटर्स हैव अ रेंज फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू room thermometers have a range from 30 degree Celsius to 100 degree Celsius. रूम थर्मोमीटर की जो रेंज है दैट इज फ्रॉम 30 टू 100 डिग्री सेल्सियस। लेबोरेटरी देखते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैव अ रेंज फ्रॉम 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। जी नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, करेक्ट बताना है ना हमें। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर The range of laboratory thermometer is greater than that of clinical thermometer। कि जो laboratory thermometer की range है that is -10 to 110 degree Celsius is greater than clinical thermometer। clinical thermometer की 35 to 42 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो यस दिस इज ट्रू, इसकी जो रीडिंग है वो रेंज है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्लिनिकल थर्मोमीटर। यही हमारी स्टेटमेंट सही है और हमें सही स्टेटमेंट ही बतानी थी, एंड दिस वन इज ट्रू। ये जो रूम थर्मोमीटर है ये मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर है, जिसमें हमने देखा था कि 50 तक थी रीडिंग, 50, 40, 30, 20 इस तरह से था ना, मिनिमम मैक्सिमम 10, फिर 0 से 10, 20, 30, 40, 20, 30, 40 इस तरह से रीडिंग्स थी, तो मैक्सिमम 40 तक रीडिंग है, ना कि 100 तक। सो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटीरियल वुड यू चूज to wrap a box of ice cream to prevent it from melting in summer at 30 degree Celsius and in winter at 3 degree Celsius। कि एक आइसक्रीम का बॉक्स है, उसको किस चीज से हम रैप करें ताकि वो समर्स में मेल्ट ना हो। अगर 30 डिग्री टेम्परेचर पे उसको रख रहे हैं तब भी वो मेल्ट ना हो, और अगर 3 डिग्री पे है तब भी वो मेल्ट तो नहीं होगा 3 डिग्री पे भी, बट फिर भी उस पर कोई इफेक्ट ना हो, वो जैसा है वो एज इट इज ही रहे। तो उसके लिए हम इस आइसक्रीम के बॉक्स को किस चीज से रैप करेंगे?
तो और 4 ऑप्शन दिए हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एल्यूमिनियम फॉयल इन विंटर एंड प्लास्टिक इन समर, कि विंटर्स में एल्यूमिनियम फॉयल से करेंगे और समर्स में प्लास्टिक से करेंगे। ठीक है, सो दिस इज नॉट ट्रू। ब्लैंकेट इन बोथ द केस, ब्लैंकेट भी नहीं करेंगे, ब्लैंकेट क्योंकि हीट एब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम इन बोथ द केसेस, की दोनों ही केसेस में एल्यूमिनियम से करेंगे। या फोर्थ है प्लास्टिक फॉयल इन विंटर एंड ब्लैंकेट इन समर, की समर में ब्लैंकेट से और विंटर्स में प्लास्टिक फॉयल से। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम से करेंगे इन बोथ द केसेस, बिकॉज एल्यूमिनियम जो है ना काफी अच्छा रिफ्लेक्टर है। ठीक है, जैसे ही आएगा तो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी हीट, तो एल्यूमिनियम यूज करेंगे इस केस में भी और इस केस में। जो राइट ऑप्शन है दैट इज 3, ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज एल्यूमिनियम जो है काफी अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंटेनर ए contains 10 liter of water, whereas container B contains 10 liter of mustard oil. The water in both the containers is initially at 40 degrees Celsius and both the containers are now heated to 70 degrees Celsius. Which of the following statement is true? अच्छा, वाटर इन बोथ द केसेस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक में तेल है एक में पानी है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है। बट क्वेश्चन पे आइए, एक कंटेनर है हमारे पास, उसमें 10 लीटर वाटर है, 10 लीटर वाटर है कंटेनर ए में। कंटेनर बी है, उसमें 10 लीटर मस्टर्ड ऑयल है, इसमें वाटर है। एंड केस बी में क्या है, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल, ए और बी। अब इन दोनों को हम हीट करेंगे। इनिशियली पहले इनका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था दोनों का ही। जैसे ही हम इनको हीट करेंगे 70 डिग्री सेल्सियस पे इनको हीट करेंगे। तो अब बताना है हमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो मोर हीट विल बी ट्रांसफर्ड इन, मतलब कौन ज्यादा जल्दी गर्म हो जाए, कौन ज्यादा जल्दी जो है गर्म होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अगर एक चीज बता दूं आपको पहले, वाटर जो होता है ना, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है हाई होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होती है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है वो बताती हूँ अभी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होती है वाटर के केस में, मींस इसको जो है ना, मींस वाटर नीड मोर एनर्जी, वाटर को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है टू रेज इट्स टेम्परेचर। वाटर नीड्स मोर एनर्जी। इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, वाटर नीड्स मोर एनर्जी टू रेज टेम्परेचर, मतलब इसको गर्म होने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, वहीं अगर सरसों के तेल की बात करें, अगर ऑयल की बात करूं मैं, ऑयल की बात करें तो मस्टर्ड ऑयल की ना लो हीट कैपेसिटी होती है, लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। ये क्या है, जल्दी गर्म हो जाता है, इट नीड्स लेस टेम्परेचर, ये जल्दी गर्म हो जाता है एज कंपेयर टू वाटर। तो ऑयल जो है जल्दी गर्म हो जाएगा एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि ऑयल की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कम है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर की ज्यादा हीट कैपेसिटी है, मतलब इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए टेम्परेचर राइज करने के लिए, और कम टेम्परेचर में भी जल्दी से गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर किया जाए तो वाटर जो है, सॉरी ऑयल जो है जल्दी गर्म होगा एज कंपेयर टू वाटर। अब ऑप्शंस देखिए, मोर हीट विल बी ट्रांसफर्ड इन ए, कि ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी ए में। मोर हीट विल बी ट्रांसफर्ड इन बी, इक्वल हीट विल बी ट्रांसफर्ड इन बोथ ए एंड बी। नो हीट विल बी ट्रांसफर्ड इन बोथ है, कि जो ए है ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी, ठीक है, बी है उसमें, सॉरी ए है उसमें कम हीट ट्रांसफर होगी, कम स्लो गर्म होगा। एक मिनट, ऑप्शन मोर हीट विल बी ट्रांसफर्ड इन बी, तो राइट ऑप्शन होगा मोर हीट विल बी ट्रांसफर्ड इन बी, क्योंकि बी का जो मस्टर्ड ऑयल जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगा एज कंपेयर टू वाटर, तो मोर हीट विल बी ट्रांसफर्ड इन बी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम is present between the inner and outer layer of a thermos flask and why? हमने देखा था ना थर्मस फ्लास्क में, इस तरह से थर्मस फ्लास्क की बाहर की जो कवरिंग थी उसमें सिल्वर कलर की कोटिंग थी, है ना, अंदर इस तरह से ग्लास के वॉल थी, ग्लास की वॉल थी, और दोनों ग्लास की वॉल्स के बीच में इस तरह से वैक्यूम था। ये इनर
ग्लास की लेयर थी और ये आउटर ग्लास की लेयर थी। तो वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन द इनर एंड आउटर लेयर ऑफ अ थर्मस फ्लास्क। तो ये जो इनर और आउटर लेयर है थर्मस फ्लास्क की, इसके बीच में यहाँ पे कौन सा मीडियम प्रेजेंट है, क्या चीज प्रेजेंट थी। तो यहाँ कुछ प्रेजेंट नहीं है, यहाँ क्या था, वैक्यूम था। ठीक है, क्या था, वैक्यूम। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वैक्यूम, बिकॉज इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हीट ड्यू टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कंडक्शन और कन्वेक्शन होने के लिए कोई मीडियम होना जरूरी है। कोई मीडियम होगा तभी जो है कंडक्शन और कन्वेक्शन पॉसिबल है। तो यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, बिकॉज यहाँ वैक्यूम है। तो दैट्स वाई जो चीज हम इसमें डालेंगे, गर्म है तो गर्म रहेगी, ठंडी है तो ठंडी ही रहेगी, बिकॉज ऑफ दिस वैक्यूम। और जो आउटर सरफेस है, सिल्वर कवरिंग है, वो इसको जो सनलाइट आएगी उसको रिफ्लेक्ट करके, हीट जो आएगी उसको रिफ्लेक्ट कर देगी, क्योंकि ये जो है काफी अच्छा रिफ्लेक्टर है। तो ना यहाँ कंडक्शन हो रहा है, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ए, दोनों लेयर्स के बीच में वैक्यूम प्रेजेंट है, बिकॉज इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हीट ड्यू टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। ठीक है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज की क्लास होगी कंप्लीट यहाँ पे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अगर कहीं पे कोई डाउट हुआ हो, आपको कोई कंफ्यूजन हुआ हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, उस चीज को मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड एक बार फिर से इस वीडियो को आप जरूर देखें। इसके नोट्स में टेलीग्राम चैनल में पिन कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल है रिशु साइंस एकेडमी। बाकी रिशु साइंस एकेडमी का ये टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, तो वहां से भी आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो नोट्स हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए या सेव कर लीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हम कर चुके हैं, तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स हमारा रह रहा है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम वही करेंगे। तो जैसे ही हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसके मॉक टेस्ट भी कर लेंगे। कुछ मॉक टेस्ट मैंने किए भी हैं, सैंपल के लिए आप देख सकते हो किस तरह से करेंगे हम। एंड मॉक टेस्ट लगा लेंगे सिलेबस जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है। और उसके अलावा साइंस पैडागोजी भी हम साथ के साथ डिस्कस कर लेंगे। मतलब ये कंप्लीट होने के बाद पैडागोजी भी कर लेंगे एंड मॉक टेस्ट भी साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है, तो ये होगी बात। एंड चलिए मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।